नेक्स्ट थिरुवल्लुर। इनके बारे में ज़रूर अपने को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि थिरुवल्लुर का जिक्र रह रहकर बार बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एंड मुझे कोई खास आश्चर्य होगा नहीं इस साल या फिर इसके अगले साल या मे भी इसके अगले साल थिरुवल्लुर के ऊपर कुछ ना कुछ पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में या फिर मेंस में। तो थिरुवल्लुर के बारे में अपने को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। फोटोग्राफ मैंने आप लोगों के लिए लगाई है। जाहिर सी बात है ये इनकी ओरिजिनल फोटोग्राफ नहीं है, मगर थिरुवल्लुर को हिस्टोरिकली इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ऋषि की तरह वो यूँ बैठे हुए हैं एंड क्रॉस लेग करके एंड इसी पॉस्चर में बैठे हुए हैं, इस तरह से दिखाया जाता है। कई बार इनको सैफरन क्लोथ्स पहन के भी दिखाया जाता है, बट मोर और लेस रिप्रेजेंटेड जो इनका ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन है फोटोग्राफ्स में इसी तरह से होता है। अब थिरुवल्लुवर थे कौन, थोड़ा उस पर बात करते हैं। थिरुवल्लुवर, also called Valluvar, was a Tamil poet saint. The exact date of Valluvar remains unclear. Traditional accounts date the Thirukal to various periods from 300 before Common Era to 6th century Common Era. तो थिरुवल्लुर जो साहब थे, इनको कई बार वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तमिल पोएट सेंट थे, यानी कि एक काफ़ी सारी रचनाएं भी किया करते थे, काफ़ी सारा इन्होंने लिटरेचर भी लिखा है और साथ ही साथ ये एक संत थे, एक ऋषि थे। अब इनका एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता कि इनका जन्म कब हुआ था और थिरुवल्लुर कब हुए थे, मगर इनका जो ट्रेडिशनल जो सबसे कह सकते हैं फेमस जो इनकी रचना है जिसको थिरुकुरल बोला जाता है, उसकी मदद से कोशिश की जाती है इनको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रखने की। अब आज की तारीख में थिरुकुरल जो है, जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, कई लोग उसको 300 बिफोर कॉमन एरा में रखते हैं, यानी कि उनका मानना है कि 300 ईसा पूर्व में इसको लिखा गया था। अब 300 बिफोर कॉमन एरा से लेके 6 सेंचुरी कॉमन एरा यानी कि 600 कॉमन एरा तक के बीच का जो आपके लगभग 900 साल के बीच में ऐसा कहा जाता है कि थिरुवल्लुर हुए थे। और इन्होंने ये जो इनकी सबसे फेमस रचना है थिरुकुरल, इसकी रचना की थी। मॉडर्न स्कॉलर्स के बीच में आज की तारीख में कंसेंसस है कि शायद ये 500 कॉमन एरा के आसपास में हुए होंगे, ऐसा मॉडर्न जो आपके हिस्टोरियंस हैं या मॉडर्न जो स्कॉलर्स हैं हिस्ट्री के, उनका ऐसा मानना है। हालांकि 1935 में तमिलनाडु की जो सरकार थी, उन्होंने ऑफिशियली ये रिकॉग्नाइज़ किया था कि वल्लुवर या फिर थिरुवल्लुर जो है वो 31 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में हुए थे, यानी कि ईसा के जन्म के लगभग 31 साल पहले थिरुवल्लुर हुए थे, या उस टाइम पीरियड के आसपास में थिरुकुरल, उस टाइम पीरियड के थोड़ा आगे पीछे में थिरुकुरल लिखी गई थी। तो अपने को याद रखना है थिरुवल्लुर कौन है, तमिल पोएट सेंट थे। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कब हुए, मगर 300 बिफोर कॉमन एरा से लेके 600 कॉमन एरा के बीच में कहीं पे भी रखने की कोशिश है। बट ये मैटर नहीं करता क्योंकि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ये मानती है कि 31 बिफोर कॉमन एरा में ये हुए थे। रिलीजन की बात करते हैं इनके। वल्लुवर इज थॉट टू हैव बिलोंग टू ईदर जैनिज्म और हिंदुइज्म। Some argue for Jain influence pointing to moral vegetarianism and ahimsa in the Thirukural. Other claims Hindu influence citing references to gods like Vishnu and Lakshmi. तो थिरुवल्लुर का रिलीजन क्या था, इसको लेकर भी डिस्प्यूट है, उसी तरीके से जिस तरह से इस बात को लेकर डिस्प्यूट है कि उनका जन्म कब हुआ था या वो किस कालखंड में हुए थे। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि थिरुवल्लुर या वल्लुवर ये या तो जैन थे या फिर हिंदू थे। अब एग्जैक्ट क्या थे वो कहना मुश्किल है। इनको जैन कहने के वालों के पीछे, या इनको जो लोग जैन रिलीजन से जुड़ा हुआ मानते हैं, उनका कहना यह है कि इन्होंने वेजिटेरियनिज्म के ऊपर बात करी है अपनी थिरुकुरल में इन्होंने इन्फेसिस करके बोला है कि व्यक्ति को वेजिटेरियन होना चाहिए, और अहिंसा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। वेजिटेरियनिज्म हो गया या अहिंसा हो गया, दोनों जैन रिलीजन के आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक है। तो उसके चलते कई लोग ये मानते हैं क्योंकि थिरुकुरल में जितना इन्होंने पैशनेटली बात करी है वेजिटेरियनिज्म के बारे में, शाकाहार के बारे में और अहिंसा के बारे में, हो ना हो ये शायद जैन इन्फ्लुएंस, जैन रिलीजन से या जैन फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। एट द सेम टाइम इन्होंने अपनी इसी किताब में हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में बात करी है। भगवान विष्णु की आराधना में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, माता लक्ष्मी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो उसके बेसिस पर कई लोग ये कहते हैं कि हो ना हो ये शायद सनातनी रहे होंगे या सनातन धर्म को मानने वाले थे। कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ऑब्वियस सी बात है दोनों रिलीजन का इन्फ्लुएंसेस देखने के लिए मिलता है। तो जैनिज्म या हिंदुइज्म में से किसी एक रिलीजन को मानते थे, या हो सकता है दोनों के ब्लेंड को मानते हों, दोनों की फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस रहे हों, डजेंट मैटर। बट हाँ, दोनों का प्रभाव इनके ऊपर देखने को मिलता है समझ में, दोनों की फिलॉसफी से ये इम्पैक्टेड समझ में आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने जो लिटरेरी वर्क किया है, जिसकी मदद से इनका कालखंड पहचानने की कोशिश की जा रही है, जिसके बेसिस पर ये डिसाइड किया जा रहा है कि ये कब हुए होंगे, जिसकी मदद से या जिसमें लिखी हुई बातों की मदद से ये पता करने की कोशिश हो रही है कि भाई ये जैन थे या हिंदू थे। तो अब उस लिटरेरी वर्क के बारे में बात करते हैं। वैसे तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों की या काफ़ी सारे ग्रंथों की रचना करी है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो थिरुवल्लुर का वर्क है वो है थिरुकुरल। वल्लुवर्स प्राइमरी वर्क इज थिरुकुरल, अ कलेक्शन ऑफ 1330 कपलेट्स डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। तो वल्लुवर ने जो भी अपनी किताबें लिखी हैं, सबसे प्राइमरी, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे रेलेवेंट है थिरुकुरल। लगभग 1333 कपलेट्स आपको इसमें देखने को मिलती हैं।
और इनको भी 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो सेक्शन है उसका नाम है अरम। ये याद रखिएगा, सबसे पहला जो सेक्शन है उसका नाम है अरम, जिसमें मॉरल और कॉस्मिक ऑर्डर के बारे में बात की गई है। दूसरा है पुरुल। पुरुल में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैटर्स के बारे में बातचीत की गई है। और तीसरा है इनबम, जिसमें प्लेजर के बारे में बातचीत की गई है। ये 3 इसके सेक्शंस हैं जो अपने को ध्यान रहने चाहिए। यहाँ से सवाल बन सकता है कि अरम, पुरुल और इनबम जो है किस पर्टिकुलर किताब के सेक्शंस हैं, और या फिर ये जिस पर्टिकुलर किताब के सेक्शन है उसको लिखने वाले कौन थे। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो अरम, पुरुल, इनबम। अरम का मतलब क्या है? जो मॉरल्स हैं जिसकी मदद से एक इंसान को रहना चाहिए। और जो एक कॉस्मिक ऑर्डर है, देवताओं ने जो पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड की रचना करी है, उसके बारे में इस पर्टिकुलर सेक्शन में जिक्र मिलता है। पुरुल में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैटर्स की बात की गई, यानी कि राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, प्रजा का धर्म क्या होना चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसे चलानी चाहिए, क्या आपने चीज़ें करनी हैं, इकोनॉमी में क्या चीज़ें नहीं करनी है। एंड लास्टली इनबम में आपका प्लेजर आता है, फिजिकल हो या फिर आपका मेंटल हो या फिर स्पिरिचुअल हो। ये जो भी प्लेजर्स हैं उसके लिए व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो कपलेट्स हैं उसको इनबम में रखा गया है। तो अरम, पुरुल, इनबम, ये तीनों थिरुकुरल के 3 सेक्शंस हैं, जिसमें ये 1330 कपलेट्स डिवाइडेड है। Thirukkurals is highly regarded in Tamil culture and has been translated into numerous languages. Valluvar's other attributed works such as Gyan Vetiyan and Pancharatnam are considered later dated text by many scholars. तो ऑब्वियस सी बात है, थिरुकुरल जो है, इस किताब का तमिल सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव है। तमिल कल्चर के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव है और आज की तारीख तक इसको कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। एंड क्योंकि थिरुवल्लुवर जो है इतना पहले हुए थे, इतना पहले उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, और ये अभी तक जो है तमिल कल्चर के ऊपर प्रभाव रखता है, तो इससे भी अपने को समझ में आता है कि सामने वाला कितना प्रोमिनेंट किस्म का इंसान रहा होगा, कितना आप कह सकते हैं कि उनके वर्क में दम होगा। कि आज अगर हम लोग उनको किसी भी डेट में जो मॉडर्न हिस्टोरियंस मानते हैं उसके हिसाब से देख लें तो भी 1000-1500 साल पहले वो व्यक्ति हुआ था। उसके बाद भी एक सोसाइटी के ऊपर आज तक उसका प्रभाव देखने को मिलता है, एक पूरे के पूरे कल्चर के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। दैट सेज अ लॉट अबाउट दैट मैन। तो ये बात हो गई। इसके अलावा और भी किताबें लिखी थी। ज्ञान वेटियान के नाम से किताब लिखी है, पंचरत्नम के नाम से किताब लिखी है। हालांकि स्कॉलर्स का आज की तारीख में ये मानना है कि ये किताबें शायद उन्होंने नहीं लिखी, ये किताबें बाद में लिखी गई थी, मगर उनके नाम इनको एट्रीब्यूट किया जाता है। खैर, जो भी हकीकत हो उससे अपने को मतलब नहीं है। अपने काम की बात यह है कि थिरुकुरल जो है एक हाईली रिगार्डेड तमिल कल्चर में मानी जाने वाली किताब है, और थिरुवल्लुवर साहब ने इसकी रचना कई हज़ार साल पहले की थी। एंड बहुत कह सकते हैं कि ये प्रोमिनेंट किस्म की किताब है, क्योंकि आज तक एक पूरा का पूरा कल्चर इससे इंस्पिरेशंस उठा रहा है। अब आते हैं इनके फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन के ऊपर। Thiruvalluvar's philosophy emphasizes humanism, morality and ethical conduct. Aram, the first section of Thirukural, discusses virtues like righteousness, truth and gratitude. Porul delves into economic and political principles, advocating justice, good governance and fair trade. तो वही बात कि थिरुवल्लुवर के जो फिलोसफिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो भी गजब के हैं। इन्होंने अपनी पूरी रचनाओं में ह्यूमैनिज्म की बात करी है, इंसानियत की बात करी है, मनुष्यता के को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है, मोरालिटी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है कि एक अच्छा चरित्र वाला मनुष्य कैसा होता है, एक मनुष्य को मोरालिटी के पाथ पर चलते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड लास्टली एथिकल कंडक्ट के बारे में बात करी है कि आपके एक अच्छे व्यक्ति के डूज या डोंट्स क्या होते हैं। अब जैसे इनका हमने इसके पहले वाली स्लाइड में देखा था कि इनकी किताब की जो 1330 कपलेट्स हैं, इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, आरम में, पूर्वम में और इनबम में। तो इसमें से जो आरम है, जो पहला सेक्शन है थिरुकुरल का, उसमें ये बात करते हैं राइचियसनेस के बारे में, ट्रुथ के बारे में, ग्रैटिट्यूड के बारे में। अब ध्यान से देखिएगा, पहला जो सेक्शन है आरम, उसमें मॉरल और कॉस्मिक ऑर्डर के बारे में बात की गई है। तो ये मॉरलिटी और कॉस्मिक ऑर्डर के बारे में क्या क्या डिस्कस किया है इन्होंने। वो राइचियसनेस की वर्च्यूज़ क्या है, यानी कि एक सच्चरित्र आदमी की क्या वर्च्यूज़ हैं, सच बोलना क्यों ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड रखना क्यों ज़रूरी है, किसी के प्रति दया भाव या कृतज्ञता क्यों रेलेवेंट हो जाती है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात थिरुवल्लुवर ने अपनी जो आरम वाला सेक्शन है इसमें करी है। पुरुल वाला जो सेक्शन है उसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स पे बात की गई है। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपने पॉलिटिक्स की या फिर एक राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है कि जस्टिस क्या चीज़ है, सही जस्टिस किसे कहते हैं, और जस्टिस क्यों रेलेवेंट है, राजा को जस्टिस अपने से भी ऊपर रखना चाहिए, गुड गवर्नेंस के क्या प्रिंसिपल्स हैं, कोई भी चीज़ करते वक्त आपने किन बातों का ध्यान रखना है ताकि उसे गुड गवर्नेंस माना जाए। एंड लास्टली इकोनॉमी में ये बताया गया है कि फेयर ट्रेड किसे कहा जाता है, या कौन सी एक्टिविटीज़ को फेयर ट्रेड माना जाएगा, या किस तरीके की गतिविधियाँ आप करें तो उससे आप व्यापार में प्रॉफिट भी कमाएं और वो सही तरीके से कमाया गया प्रॉफिट रहे, तो फिर वो फेयर ट्रेड की कैटेगरी में आएगा। अब वो कैसे क्या होता है उसके बारे में पुरुल वाला सेक्शन जो है उसमें बात की गई है। थिरुकुरल ट्रांसेंड्स रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज, ऑफरिंग यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू वेरियस कल्चर्स एंड सोसाइटीज़। तो जिस तरीके से सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जो
संदेश वगैरह लिखवाए थे वो बड़े यूनिवर्सल संदेश थे। बड़ों की इज्जत करने के बारे में बात की गई थी, सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करने के बारे में बात की गई थी, और इस तरीके की और भी दूसरी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो जिस तरह से सम्राट अशोक के जो रॉक एडिक्ट्स हैं उसका जो मैसेज है उसकी अपनी एक यूनिवर्सल अपील है, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप किसी भी रिलीजन को मानो, आप किसी भी भाषा के बोलने वाले हो, इन सारी बाउंड्रीज के पार जाते हुए थिरुकुरल में जो मैसेज दिया गया है तिरुवल्लुवर के द्वारा, वो आपको हिट करता है, क्योंकि इसमें जो बातें की गई हैं वो यूनिवर्सैलिटी रखती हैं। आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करो, सच बोलना, सब लोगों के प्रति कृतज्ञता रखना, दया भाव रखना, ऐसा व्यापार करना जिसमें आपको प्रॉफिट हो बट आपको किसी को चीट ना करना पड़े, फेयर ट्रेड के प्रिंसिपल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। आप किसी भी समाज में रहो, ये सारी बातों के तहत अगर आप चलोगे तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छे इंसान बनोगे, आप आत्मिक तौर पर भी शांत महसूस करोगे, आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट करोगे, और आपके आसपास रहने वाले सारे लोग आपके साथ हारमोनी में रहेंगे। तो ये सारी की सारी जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो तिरुवल्लुवर के उसमें आपको सारे वर्क में देखने के लिए मिलती हैं, इन्होंने ना सिर्फ तमिल सोसाइटी को मगर बहुत से कल्चर्स और बहुत सी सोसाइटीज़ को इन्फ्लुएंस किया है। एंड कहीं ना कहीं इसका असर जो है आपको देखने के लिए बहुत सी सोसाइटीज़ पे, बहुत से कल्चर्स पे मिलता है। एंड गोज़ विदाउट सेइंग कि तमिल कल्चर पे इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों के चलते थिरुवल्लुवर जो हैं अपने आप में एक बहुत आइकॉनिक फिगर हो जाते हैं, और इनके बारे में अपने को पता रहना चाहिए। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? थिरुवल्लुवर तमिल पोएट थे, वल्लुवर के नाम से भी जाने जाते हैं। एग्जैक्ट डेट इनके बारे में नहीं कही जा सकती कब हुए थे, मगर तमिलनाडु गवर्नमेंट 31 बिफोर कॉमन एरा में मानती है कि ये हुए थे। 1935 में इन्होंने ये बात डिटरमाइन करी थी। रिलीजन के बारे में भी कुछ पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता, मगर हाँ, हिंदू और जैन इन्फ्लुएंस दोनों समझ में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? लिटरेरी वर्क। तो तिरुकुरल नाम की ये जो किताब है जिसमें 1330 कपलेट्स हैं और ये जो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसका तमिल सोसाइटी पर आज तक अपने को प्रभाव देखने के लिए मिलता है। फिलोसफिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये तो वैसे मुझे नहीं लगता इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा। मेंस में अगर कुछ लिखने के लिए अगर कहीं आ जाए तिरुवल्लुवर के ऊपर तो आप इसे कोट कर सकते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आएगा। और वही बात की, क्योंकि एक पर्टिकुलर सोसाइटी पर इसका असर है, मगर प्रिंसिपल इतना, या फिर इनका जो मैसेज था वो इतना आप कह सकते हैं यूनिवर्सल है कि वो आपकी कल्चरल और लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, और उसकी एक अपने आप में यूनिवर्सल अपील है। चलें, अब आती हैं वेलु नाचियार। वेलु नाचियार के बारे में बात करेंगे।